वेलकम स्टूडेंट। आज हम सनासना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्नोत्तर जानेंगे। यह एक यात्रा वृत्तांत है। लेखिका ने इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन को प्रस्तुत किया है। मधु जी ने अपनी यात्राओं के अनुभवों को अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। मधु कंकारिया। पाठ में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गांगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। चलिए आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़कर समझेंगे। पहला प्रश्न, झिलमिलाती सितारों की रोशनी में नहाया गांगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। सम्मोहित यानी मेस्मराइज। देखिए, गांगटोक यानी गांगटक भ्रमण के दौरान रात के समय में लेखिका ने पहाड़ों की तराई में फैले विस्तृत शहर के रंगीन रोशनियों से जगमगाते हुए देखा तो वह सम्मोहित हो उठी। उसने हैरानी से जगमगाती रोशनी से घिरे शहर को देखा तो लगा मानो आसमान उल्टा पड़ा है। आसमान के सारे तारे जमीन पर आकर टिमटिमाने लगे थे। तराई में तारों के गुच्छे की झालर सी लटकती दिखाई देती थी। गांगटक महंतकाश बादशाहों का शहर लगता था। यहाँ की हर सुबह, शाम और रात खूबसूरत थी। लेखिका इस रहस्यमय सितारों भरी रात में गांगटक को देखकर सम्मोहित होकर चेतना की गहराई से डूब उठी। चेतना की स्तर पर पहुंचकर उसे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, हाउ शी वाज हिप्नोटाइज्ड बाय सीइंग द गांगटक। गांगटक देख के उसने किस तरह से हिप्नोटाइज मेस्मराइज हुआ है लेखिका ने। देखिए, ड्यूरिंग हर विजिट टू गांगटक इन द नाइट टाइम द राइटर वाज मेस्मराइज्ड व्हेन शी saw the vast city spread in the foothills of the mountains lit up with colorful lights. When she looked at the city surrounded by twinkling lights in amazement, it seemed like the sky had turned upside down. इस तरह से उन्हें दिख रहा था। All the stars in the sky came to the ground and started twinkling. इस तरह से उनको उससे देखने पर, उस गांगटक शहर को देखने पर इस तरह का फीलिंग हुआ है उनको। गांगटक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। गांगटक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे मेहनतकश लोगों ने बहुत सुंदर बनाया है। यहाँ प्रकृति ने तो अपना सौंदर्य बिखेरा ही है, इसके साथ ही यहाँ के लोग ने कड़ी मेहनत करके इसे और भी सुंदर बनाया था और बनाया है। इस तरह से देखिए, इसका मतलब क्या है। वाई वॉज गांगटक कॉल्ड द सिटी ऑफ वर्किंग किंग्स। क्यों इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ वर्किंग किंग्स? बिकॉज इट हैज बीन मेड वेरी ब्यूटिफुल बाय द वर्किंग पीपुल्स, नॉट machines. Okay, here nature also spread its beauty. Along with this, the people here have made it even more beautiful by working hard. इसीलिए गांगटक को मेहनतकश बादशाह का शहर कहते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहरना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। देखिए, जब किसी बौद्ध अनुयायी मीन्स फॉलोअर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति हेतु मंत्र लिखित 108 पताकाएं फहरा दी जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता, अपितु ये स्वयं नष्ट हो जाती है। जब कोई नया कार्य आरंभ किया जाता है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। अतः स्पष्ट है कि पताकाएं बौद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये बौद्ध संस्कृति की पहचान भी कही जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टू व्हाट डिफरेंट ओकेशंस डज द होस्टिंग ऑफ फ्लैग्स, sometimes white, sometimes colored,
व्हाट इट इंडिकेट्स, यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न में। इसका आंसर क्या दिया जा रहा है? व्हेन ए बुद्धिस्ट फॉलोअर dies, 108 incense written in the mantras are hosted for the place of his or piece of his soil. They are not brought down, but they destroy themselves only. When a new task or new program is started, the colored flags are hoisted. So it is clear that flags are the integral part of the Buddhist culture. It can also be said to that the identity of Buddhism culture. कौन सा? फ्लैग्स फहराना बुद्धिज्म का कल्चर का एक पार्ट समझ सकते हैं हम। ठीक है। सो यहाँ पर कुछ सैम्पल्स एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, जो यहाँ पर वाइट कलर के फ्लैग्स है ना, ये बुद्धिस्ट फॉलोअर का डेथ पर 108 फ्लैग्स इस तरह से फहरा दिया जाता है। अगर कोई अच्छा काम शुरू करने जा रहे हैं तब भी इस तरह के कलरफुल फ्लैग्स फहरा दी जाती है। ओके, सो इस तरह का कल्चर हमें बुद्धिस्ट कल्चर में देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली आई एम डिस्कसिंग हियर। एक्चुअल 1 2 3 4 5 उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिखा, तो 6th क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में फिर हम जानेंगे। देखिए, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। सो स्किलफुल गाइड, सो व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटीज विल बी प्रेजेंट इन द स्किल्ड गाइड। देखिए, जितेन नार्गे एक कुशल गाइड था और उसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ कह सकते हैं कि एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों होने चाहिए। सो यहाँ पर इस पार्ट में गाइड कौन था? जितेन नार्गे इज ए स्किल्ड गाइड। सो इसके मद्देनजर रखते हुए एक स्किलफुल गाइड के पास किस तरह की क्वालिटीज होना चाहिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए, एक कुशल गाइड सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखता है, which means a skilled guide first of all has complete knowledge about his field. Second, भ्रमण स्थल के दिखाने के समय वह उस क्षेत्र, किले, घाटी इत्यादि की इतिहास पूर्ण रूप से जानता हो। इसका मतलब यह है, एट द टाइम ऑफ शोइंग द प्लेस ऑफ excursion or whatever it is, he should know the history of that area and forts etc. Third one, इसकी भाषा हर किसी पर्यटक की समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब है, his language should be understandable to every tourist. और चौथा देखिए, यह एक कुशल गाइड के लिए यह ज़रूरी है कि वह रास्तों को अच्छी तरह से जानता हो। इसका मतलब क्या है? इट इज़ एसेंशियल फॉर ए स्किल्ड गाइड टू नो द थिंग्स वेरी वेल। नेक्स्ट 5th वन, वह हर प्रकार से कुशल हो जिससे पर्यटकों को उसके साथ भ्रमण करने में मुश्किल नहीं आए। इसका मतलब है, ही शुड बी एफिशिएंट इन एवरी वे सो दैट टूरिस्ट डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रैवल विथ हिम। 6th वन, कुशल गाइड के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के भोजन, होटल, रुकने के लिए विभिन्न स्थानों, नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट्स इत्यादि को पूरी तरह से जानता हो। इसका मतलब है, इट इज़ नेसेसरी फॉर ए स्किल्ड गाइड टू नो द फूड, होटल्स, वेरियस प्लेसेस टू स्टे, टूरिस्ट स्पॉट्स एक्सेट्रा कंप्लीटली देयर। सो इस सभी का जानकारी स्किलफुल गाइड के पास रहना चाहिए। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट 7th वन, समय का पाबंद होना एक कुशल गाइड के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है इसका मतलब? बीइंग पंक्चुअल इज ए मस्ट फॉर ए स्किल्ड गाइड। और देखिए लास्ट वन, पर्यटकों के मनोरंजन का विशेष रूप से ध्यान रखना एक गाइड के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट फॉर ए गाइड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ द एंटायर एंटरटेनमेंट ऑफ टूरिस्ट। सो ये सभी 8 प्रकार के जो क्वालिटीज़ है ना, एक अच्छे गाइड के लिए एक क्वालिटीज़ रहना ज़रूरी है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। सो व्हाट इज दिस? सो what should be your role in stopping this type of activities done by today's generation? देखिए इसका उत्तर, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ निम्न रूपों में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो किस तरह के खिलवाड़ किया जा रहा है हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट वन, वृक्षों को अंधाधुंध रूप में काटा जा रहा है, इससे पहाड़ नंगे हो रहे हैं, इसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण का खतरा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। सेकंड, नदियों के जल को प्रदूषित करने में भी आज की पीढ़ी आगे है। इन नदियों में कल कारखानों की गंदगी डाली जाती है, नगरों शहर की कूड़ा तथा गंदगी को बहा दिया जाता है। अब गंगा तक पवित्र नदी नहीं रह गई है। फिर इसे रोकने के लिए हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? व्हाट इज आवर रोल टू स्टॉप दिस थिंग्स? सो वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए, वृक्षों को काटने से रोकें। नेक्स्ट, नए वृक्ष लगाएं तथा उनकी देखभाल करें। नदियों की पवित्रता को बनाए रखें, उनमें गंदगी और मुर्दों को ना बहाएं। क्या है हमारे रोल्स टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज? सो टुडेज जनरेशन इज प्लेइंग विथ नेचर इन द फॉलोइंग वेज। किस तरह से प्लेइंग करते हैं, किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है आज का जनरेशन? देखिए फर्स्ट वन, ट्रीज आर बीइंग कट इनडिस्क्रिमिनेटली, ड्यू टू दिस द माउंटेन्स आर गेटिंग नेक्ड, दिस इज हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। और दूसरा देखिए, टुडेज जनरेशन इज आल्सो अहेड इन polluting the water of rivers. In these rivers, the filth of factories is dumped. The garbage and filth of cities and throwing away. Towns are the throwing away. So इस तरह से गार्बेज और जो कूड़ा होता है ना सिटी टाउन के, वह भी पानी के आसपास फेंक रहे हैं लोग। Now the Ganges यानी गंगा, it is no more longer a holy river. Okay, to prevent this, so इसे रोकने के लिए, to prevent this, what should our role? What should be? देखिए, first one, stop the cutting of trees. Second one, plant new trees and take care of them. Maintain the purity of rivers. Do not throw dirt and dead bodies in the water. इस तरह के हम कुछ भूमिका निभानी चाहिए ताकि हमें पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सके। तो कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर, किसी भी क्षेत्र विशेष में दुकानें होने से व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने से आवागमन बढ़ जाता है, यानी आना जाना। आवागमन के बढ़ने से सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट किया जाने लगता है। इससे प्रदूषण तो फैलता ही है, साथ ही क्षेत्र विशेष में अपसंस्कृतिक को भी बढ़ावा मिलता है। कटावों पर दुकान का ना होना एक वरदान ही है। सुख सुविधाओं के अभाव में वहाँ लोगों की भीड़ ना होने से प्रकृति को कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह वह प्राकृतिक सौंदर्य वास्तविक रूप से विद्यमान है। इसका मतलब क्या है? द absence of being shops and cutout is a boon. Express your opinion in favor of this statement. इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। Due to the presence of shops in any particular area, there is a traffic due to the increase in business activities. With the increase of traffic, natural beauty starts being destroyed to fulfill the amenities. This not only increase pollution but also encourage upculture in a particular areas. The absence of a shop and cutout is a boon in the absence of facilities. There will be no danger to the nature due to the lack of people here. In this way, natural beauty will be present in
रियल। ओके, सो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? सो वाटर एक्यूमुलेशन, जल संचय मीन्स वाटर एक्यूमुलेशन। सो इसका उत्तर देखिए, प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था हिम शिखरों के रूप में अद्भुत ढंग से की गई है। प्रकृति में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। सो इसका मतलब ये है, सो हाउ हैज नेचर अरेंज्ड फॉर वाटर accumulation or water collection? Water accumulation has been done wonderfully by nature in the form of snow peaks. Nature accumulate water in the form of snow in winter and summer. When it is needed for water, then these ice rocks become streams and bring water to our drought. It's such a wonderful system to save water. To our last question, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? क्या है क्वेश्चन? व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोल्जर्स? देखिए, फौजी का मुख्य कार्य देश की सुरक्षा होता है। वे हिमालय पर तैनात होकर ठिठुरती ठंड से जूझते हैं। वे अपने घरों से दूर रहकर कार्य करते हैं, यानी नौकरी करते हैं। उन्हें निरंतर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास ऐसे स्थानों पर अक्सर खाने, दवाइयों, पानी आदि की कमी होती है। युद्ध आदि के समय हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम उनकी मदद करें। उनके लिए दवाइयाँ, खाना, गर्म कपड़े आदि पहुँचाना आवश्यक है। हमें फौजियों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या मतलब है ये? The main task of the soldier is the security of the country. They are stationed in the Himalayas and fight the freezing cold. They are working away from their home, from their families. They have to face constant enemies. Such places there is often shortage of food, medicine, water, etc. Here our responsibility is to help them during the war time. It is necessary to deliver medicines, food, warm clothes, etc. to them. We should take care of the feelings of the soldiers. So यह important question answers यहाँ पर डिस्कस किया गया है। I hope you understood. स्टूडेंट्स, फटाफट 5 क्वेश्चंस पूछ दूंगा। आप बिना वीडियो बैक करें आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका के अनुसार मेहनतकश लोग किसके बारे में कहा गया है? आई एम रिपीटिंग, लेखिका के अनुसार मेहनतकश लोग किसके बारे में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2, जितेन नार्गे पेशे से क्या था? एंड क्वेश्चन नंबर 3, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठिठुरती ठंड से जूझते हमें कौन सुरक्षा देते हैं? लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, आज का जनरेशन प्रकृति के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है? ठीक है, आप वीडियो बिना बैक करें, आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में टाइप करें। चलिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब करें, शेयर करो और लेसन्स की जानकारी पाने के लिए बेल बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस पा सकें। धन्यवाद।